तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। तो हेडिंग डाल दीजिए स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कूलॉम्स लॉ भी पहले आप स्केलर फॉर्म में पढ़े थे और वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, वैसे यहाँ पे पहले आप स्केलर फॉर्म में बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म में बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, चलिए तो मैं आपको एक पंथ दो काज बताने जा रहा हूँ। एक पंथ दो काज मतलब मैं आपको लॉ भी बताऊंगा और लॉ कैसे लगाया जाएगा ये भी आपको बताऊंगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस समय टॉपिक है अपना स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, इसमें कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि आपके पास एक तार है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तार है, तार में भी टेढ़ा हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, यानी कोई कंपलसरी नहीं कि सीधा ही होगा, कोई कंपलसरी नहीं टेढ़ा ही होगा, मतलब ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। मान लेते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, राइट, और मान लेते हैं कि इस वायर में करंट की वजह से खूब सारी खूब दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट, ये तो बताया था, वायर में करंट फ्लो कर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मान लिया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक एक बात बहुत कायदे से समझिएगा। बायो-सैवर्ट लॉ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पहले हम उसका कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं? बायो-सैवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म, यानी विदाउट वेक्टर वाला पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, आपको हम दो चीजें एक साथ बता रहे हैं, बायो-सैवर्ट लॉ क्या है प्लस को लगाना कैसे, दोनों बातें साथ साथ चल रही है। इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक है स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, इधर सीधा और टेढ़ा, एक पॉइंट है P जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, अ वेरी स्मॉल लेंथ। अब आपको इतना बड़ा हमने काट के दिखाया ताकि डायग्राम बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे। ठीक है, इसको, इसका जो लेंथ है दैट इज dl, और इसकी लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी ये लेंथ जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ मेजर होती है तो वो वेक्टर बन जाएगी। बनी बात है, जिस चीज में मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी हो जाएगा, वो वेक्टर हो जाएगा। अब अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो मैं आई से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इतने चीज को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। आगे बात समझ में? अगला स्टेप ये है कि आपको यहां से इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से, मतलब जहां पे आपने करंट एलिमेंट लिया है, कुछ लोग सेंटर से दिखाते हैं, कुछ लोग किनारे से दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत छोटी लेंथ का होता है। ठीक है, डीएल मतलब इन्फिनिटी स्मॉल लेंथ, बहुत छोटा। तो आप चाहे यहां से शो कर दीजिए, चाहे यहां से शो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां शो करता हूं, तो आपने यहां से यहां तक एक एरो ड्रॉ कर दिया। अगर इसको आप ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, राइट, यानी इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। करेगा। तो मान लेते हैं लेट थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ current and position vector। क्लियर? ओके, तो इस चुन्नू से कंपोनेंट की वजह से चुन्नू सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dB वेक्टर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अगर इस पुन्नू से वायर यानी x और y, यानी पूरे वायर का निकालना पड़ा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, राइट। तो क्या कहता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ? तो अकॉर्डिंग टू BSNL नहीं, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू at a point P due to current element dB। क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर का साइन लगाएंगे। किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी B। ठीक है, एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट, इसलिए थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझे? ठीक है, थोड़े से करंट की वजह से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट, यानी जितना बड़ा करंट एलिमेंट लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगी। नंबर 1, dB is also directly proportional to sine of angle theta। समझे बीटा, थीटा क्या है? करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, ऊपर लिखा है, यहाँ बना है। समझे? समझ गए? समझदार। और dB is also directly proportional to बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, मतलब ये r है, इसका लेंथ जो हो जाएगा वो r से डिनोट किया जाएगा। अरे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरो की लेंथ होती है, अगर ये r वेक्टर है तो ये r वेक्टर का r क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ एरो, और ये लेंथ ऑफ एरो क्या शो कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समझ में आया? वेरी समझदार। तो अब हम लोग कुछ तूफानी करेंगे यहाँ। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो dB हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी सेम IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये dB आ गया। क्या आया? सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। कितनी मैग्नेटिक फील्ड का? सिर्फ छोटे से पार्ट की वजह से। ठीक है, तो ये जो आया है ये काम की चीज है। ठीक है, ये आया है मैग्नीट्यूड ऑफ, वैसे सब लिखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो शक्ल के अंदर ही होते हैं, उनको बार बार दिखाना पड़ता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट, आगे बात समझ में? ठीक है, इतना कॉपी करिए पहले। अब तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से निकल के आ गया। अभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है वो सब बात की बात है, अभी बाद में देखेंगे उसको, उसकी वैल्यू क्या होती है वो छोड़ दीजिए। फिलहाल अभी ये है कि पूरे वायर का निकालना था। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपने लिखा था अभी dB बराबर, जो मैं दोबारा लिख देता हूँ, मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं कि जो dB होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे एक चीज ब्रैकेट में मेंशन कर लेंगे, क्या कि अगर हमें छोटे से पार्ट की वजह से केवल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ी, बाई चांस मान लीजिए, अगर हमें केवल इस छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ी तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन क्योंकि इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा, डायरेक्शन तो आएगी नहीं, तो आपको डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने खूब चिल्लाया इस बारे में कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप फॉर्मूला लगा के अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ देते हो तो मामला अधूरा है, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको अलग से डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगा के भी आप छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, बट स्टिल आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको भी, जिसमें एक छोटे से पार्ट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नीड टू राइट
need to write direction separately, आपको अलग से डायरेक्शन लिखने की जरूरत है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्मूले के नीचे आपने लिख लिया था, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। उसके नीचे आपने ब्रैकेट में लिख लिया, तो इतना क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड निकलेगा इस फॉर्मूले से, और डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ेगी। अब कहीं से डायरेक्शन लिखी जाती है वो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे कुछ लोग जानते होंगे, उनको 10th का थोड़ा बहुत याददाश्त में होगा, वो जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो अभी जान जाएंगे थोड़े देर, ठीक है। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट वायर, ठीक है। यहां पे मैग्नीट्यूड बना दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, वैसे अंडरस्टूड है मैग्नीट्यूड ही पढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट वायर, पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे निकाली जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, आपने थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कहां से कहां तक, शुरुआत से लेके अंत तक, यानी x से लेके y तक। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, तो dB की वैल्यू ये हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, इसलिए P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो x से लेके y तक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट वायर, पूरे वायर की वजह से। ये है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट वायर एट अ पॉइंट, ठीक है। और यहां भी वही चीज, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकल रहा है तो यू हैव टू राइट द डायरेक्शन सेपरेटली। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली, आपको अलग से डायरेक्शन लिखना ही होगा। नीड टू मेंशन डायरेक्शन सेपरेटली। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बारे में बता देते हैं हम आपको, ठीक है। रब कर दें इसे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन फॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। डिस्कशन ऑफ म्यू नॉट ऑफ डिस्कशन फॉर या ऑन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक चीज आती थी, राइट। एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आता था, और एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी थी, दो चार्ज के बीच जो मीडियम आ जाएगा उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर वैक्यूम रहता है तो पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, और अगर कोई मीडियम आ जाता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, अगर याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट को कहते हैं परमियाबिलिटी, वहाँ पे था परमिटिविटी, ये है परमियाबिलिटी, ठीक है।
नॉट यहाँ भी लगा है, यानी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम का। तो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट इज permeability ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। आई बस वन में इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए तो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू 4.10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर पर एम्पियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेबर एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यूनिट कैसे आया। फिलहाल आप याद कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी भाई, अगर नहीं समझे, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू आ गई कितनी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। बात समझ में आ गई। ये बड़े काम की चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी जब तक वैक्यूम रहेगा तब तक फॉर्मूले में बार बार क्या आता रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता रहेगा। अब सवाल उठता है कि मान लो मीडियम आ गया, फिर तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ाया था कि जब वैक्यूम हटा दिया जाता है और पूरा पूरा मीडियम आ जाता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के से मल्टीप्लाई कर देते थे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब दोनों बातें एक ही होती हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी यानी जिसको एप्सिलॉन बेस में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों बातें होती सेम ही हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि अगर कूलॉम्स लॉ की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था अगर वैक्यूम का केस है। अगर मीडियम आ जाता था तो यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हो जाता था। एप्सिलॉन नॉट साथ के, चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही होगा। क्या, अगर वैक्यूम की जगह मीडियम आ गया तो मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे इसको क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इफ देयर इज अ मीडियम whose relative permeability is mu r comma then in the formula mu r will be multiplied with mu naught। समझ गए बात को। फॉर्मूले में जहां पे म्यू नॉट होगा वहां पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू आर से, ठीक है। देन द फॉर्मूला म्यू आर विल बी मल्टीप्लाइड विद म्यू नॉट। यानी यहाँ जहाँ पे म्यू नॉट था उसके साथ, जैसे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बायो-सैवर्ट लॉ अभी तक हम क्या लिखें,
P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू y म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये लिखे हैं। अगर वैक्यूम है तो ये, अगर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन r से सॉरी म्यू r से मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से होगा ये। इसको कॉपी कर लीजिए चारों पॉइंट्स। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4। अब हम लोग ये जानेंगे, अभी तक हम लोगों ने इतना जान लिया है कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता है और पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता है। अभी तक क्या नहीं पता है? डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इसी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमने सिर्फ जुगाड़ किसका निकाला है? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का जुगाड़ निकाला है। अभी तक डायरेक्शन का कोई जुगाड़ नहीं है। तो डायरेक्शन के बारे में आपको क्लास 10 से भी थोड़ा आइडिया दिया जाता है, तो मैं क्लास 10 वाला ही पुराना मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज नया मेथड जो है वो हम एक ही बताएंगे, पूरे चैप्टर में एक ही लगेगा। बार बार आपको अलग अलग जगह पे ये रूल वो रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाय द वे केवल इसी जगह पे मैं ये थोड़ा एक एडिशनल एक्स्ट्रा रूल आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत इसकी भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा ईजी भी पड़ता है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, method of finding direction of magnetic field intensity at a point some distance away, method of finding direction of magnetic field intensity at a point some distance away from the current carrying wire, some distance away from the current carrying wire, method of finding डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। लिख लिया? इसके अंदर लिखिए फॉर दिस, इसके अंदर लिखिए फॉर दिस वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। फॉर दिस वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। फॉर दिस वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। We will use right hand thumb rule। तो मैं राइट हैंड थंब रूल ना ही आपसे कोई बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है और ना ही मैं आपको पूरा लिखवाने वाला हूँ। कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होता है, वो मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका होता है। एग्जाम्पल 1 पहला, मान लीजिए कि ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही, मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू, ठीक है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पी पॉइंट में किधर होगी। तो बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। होता क्या है कि अगर ये एक वायर मान लीजिए, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ऊपर तरफ करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है, जो जैसे बनती है, उसका नेचर ये है कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड का थंब लगा देते हैं, करंट की डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड का थंब लगा देते हैं, तो फिंगर जैसे जैसे घूमेगी, दिस विल बी द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? मतलब आप इस प्रकार से डायरेक्शन को मानते हैं, ओके, ठीक है। तो अब जैसे ये है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि करंट पे हमने राइट हैंड का, मतलब पहला स्टेप यही है इस रूल में कि आप करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रख दीजिए और फिंगर को घुमाने की कोशिश करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, जब आप ऐसे घुमाओगे तो इधर अंदर जाएगा, इमेजिन करिए कि पीछे से घूम के आते हुए इधर से बाहर आ जाएगा। नहीं समझे? मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनटू द पेज, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउट ऑफ द पेज। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स, याद रखिएगा। क्रॉस का मतलब हुआ ये अंदर की तरफ एरो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, और डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं और पूछूं आपसे, तो बताइए, ये वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी?
P इस बार ऐसे हो जाएगा, थंब को हम करंट की डायरेक्शन रखेंगे तो ये अंदर जा रहा है, इस जगह पे इन्वर्ट हो गया। और ऑब्वियसली अगर ऐसे इन्वर्ट है तो पीछे घूमता हुआ ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ये क्या हुआ? आउटवर्ड्स। बाय द वे हमने जानबूझ के इसलिए कराया आपको दूसरा वाला एग्जांपल ताकि हम एक बात बताना चाह रहे थे। डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, तुमने तो उल्टा कर दोगे तो हो ही जाएगा। वही चीज़ हम बताने भी जा रहे थे, क्या कि अगर कभी भी सेंस ऑफ करंट अकेले बदले, समझे? मैंने इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही चेंज किया है, सेंस ऑफ करंट बदला है, ठीक है? तो अगर सेंस ऑफ करंट बदल रहा है तो उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। मतलब ये कि अगर P पॉइंट को हम पहले भी देख रहे थे और P पॉइंट को अब भी देखें तो करंट की डायरेक्शन जब ऊपर थी तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अभी अंदर की तरफ है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ना कर देना कि इस केस में P देखने लगे, इस केस में Q देखने लगे। मैंने क्या कहा? सिर्फ एक ही चीज बदलनी चाहिए। जैसे इस वाले केस में, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन जैसा दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन जैसा दे रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से सेंस था मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैंने क्या किया, ठीक है, करंट वही रखा, लेकिन अब हम आपसे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं वो Q वाला है। क्या बदला? सिर्फ एक चीज बदली, केवल पॉइंट अपोजिट साइड में आ गया। जब केवल एक ही चीज बदलती है, पोजीशन और करंट में से सिर्फ एक चीज बदले, तो आप सिंपली रिवर्स कर सकते हैं। जब दोनों बदल रही हो तो खतरा ना उठाएं, ठीक है? हाथ पैर चला लें। बाय द वे हम तो सजेस्ट आपको यही करते हैं कि हाथ पैर चला लें, बट स्टिल मेरा काम है बताना, तो मैंने बता दिया, ठीक है? कि अगर पिछले वाले केस में अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले वाले केस में हमने करंट को केवल रिवर्स किया था, पॉइंट अपनी जगह पे यथावत वैसे रखे हुए थे। इस वाले केस में P पॉइंट हमारा इधर है, इस वाले केस में P पॉइंट हमारा इधर है, लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम है। तो अगर लॉजिकली समझा जाए, क्योंकि केवल एक ही चीज चेंज हुई है, पोजीशन ऑफ पॉइंट और डायरेक्शन ऑफ करंट में सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है, इस वजह से आप बिना हाथ पैर चलाए भी डायरेक्टली डायरेक्शन एक के बिहाफ पे दूसरी लिख सकते। बट ये स्टाइल, ये तथा, ये कथा उनके लिए जो मैच्योर हो दिमाग से, जरा जरा देर में अगर उनका डिसीजन चेंज होता या उनको बहुत कॉन्फिडेंस ना हो तो कृपया दाएं हाथ को घुमा लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, हाँ जी, आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.5 है। मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये 4.5 यानी 4th चैप्टर 5वां एग्जाम्पल। एंड इसमें एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। ये y है और ये x है, ठीक है? यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बनाया गया, पतला सा बॉक्स, ये करंट एलिमेंट को शो कर रहा है। मतलब ये x एक्सिस पे जो है वो वायर पड़ा हुआ है,
एक्स एक्सिस इज वायर, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रही है, और जो इस बॉक्स की लेंथ है वो है डेल्टा एक्स। जैसे हम डीएल लेते हैं तो डीएल की जगह यहाँ पे क्या ले लिया गया है, डेल्टा एक्स दिया गया है। हमको एक पॉइंट बताया गया वाई एक्सिस पे जिसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से वो 0.5 मीटर है, जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। यानी कुल मिला के आप समझ गए होंगे करंट एलिमेंट की पॉइंट तक की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर की वैल्यू दी हुई है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले, बेटर रहेगा। एन एलिमेंट डेल्टा आई वेक्टर बराबर डेल्टा आई वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप। मतलब डराने का भरपूर प्रयास किया गया है उस बच्चे को जिसको वेक्टर नहीं आता। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यानी एक करंट एलिमेंट को ओरिजिन पे प्लेस किया गया है, ये ओरिजिन है, प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर, लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है। फिगर शोन, व्हाट इज द मैग्नेटिक, मतलब फिगर क्वेश्चन में गिवन था, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। इससे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है जो कि 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको एक चीज और दी है कि जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में, क्लियर। तो आपको मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एन एलिमेंट डेल्टा आई वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम एक ऐसा सवाल आपको कराएंगे जिसमें करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, राइट, कहा था, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमको बहुत अच्छे से पता है कि करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है dV बराबर म्यू0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। तो बाय बायोट-सैवर्ट लॉ dV बराबर होता है म्यू0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है हियर, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, जो डीएल हम लोग मानते हैं वो इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स गिवन है, क्योंकि जो डीएल है वो यहाँ पे डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻², राइट। तो हियर ये बात हो गई। चलिए, तो डीवी बराबर म्यू0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, आई का वैल्यू 10 एम्पियर, डीएल का वैल्यू 10⁻⁻2 साइन थीटा। थीटा में सुनिए, ये है करंट एलिमेंट, है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, और यहां से ड्रॉ किया जाएगा पोजीशन वेक्टर पॉइंट तक। याद आया, वायर पे करंट एलिमेंट लेते हैं, फिर वायर से ही उस पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, विच इज आर वेक्टर, अगर याद हो तो, राइट। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1/r 0.5। सॉल्व कर लेंगे तो dV बराबर, सॉल्व करके आएगा आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 4 × 10⁻⁻8 तस्ला। तस्ला मतलब टेस्ला। आंसर आ गया? नहीं, अभी डायरेक्शन लिखना बाकी है। चिल्ला चिल्ला मतलब क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के कह चुके, लेकिन नहीं, उतनी देर से बेसिकली जो इतना स्लो पेस चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि हम डायरेक्शन के पीछे पड़े हुए। नहीं तो फॉर्मूला बता के कैलकुलेट करके निकालना होता तो अभी तक बहुत आगे होते। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए कौन बताएगा डायरेक्शन क्या है? निहायत मूर्ख हैं सबके सब, ये जितने लोग इस वीडियो के बाहर बैठे हैं निहायत मूर्ख हैं। ठीक है,
देखिए पॉजिटिव z एक्सिस, अब सही बोला। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में x y z का तालमेल दिया हुआ है, आप इनवर्ड आउटवर्ड बोल ही नहीं सकते। ठीक है, मैग्नेटिज्म तक पहुंच गए, अभी भी डायरेक्शन देने की तमीज नहीं है, मतलब फेल होने की तरफ अग्रसर है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर अगर पी पॉइंट पर देखें तो बाहर आ रहा है, मतलब आप पूरा हाथ ना भी घुमाएं तो एक बेस्ट तरीका ये भी होता है कि आप थंब को करंट पे रख दीजिए और फिंगर्स को वहां पहुंचा दीजिए जहां पर डायरेक्शन को निकालना है। बेसिकली तरीका वही यूज कर रहा हूं मैं, करंट की डायरेक्शन ये ऐसे जाएगा तो ऐसे बाहर निकलेगा, है ना। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे। अब कुछ लोग कहेंगे आउटवर्ड्स, आउटवर्ड गलत हो गया। ये डायरेक्शन अगर x है, ये y है, तो ये होती है z 3D में। ठीक है, आधे से ज्यादा तुम लोग मैथ वाले बैठे हो, सब 3D पढ़े हुए सबके सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गई पॉजिटिव z एक्सिस, मतलब डायरेक्शन जो है वो बाहर आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में आ रही है वो डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव z। तो डायरेक्शन लिखेंगे पॉजिटिव z डायरेक्शन। और सुन लीजिए, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, dv वेक्टर बराबर प्लस का 4 इंटू 10 टू द पावर -8 k कैप टेस्ला, क्योंकि z डायरेक्शन में क्या होता है, k कैप। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन भी है और इसका जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो एक कंक्लूजन भी है जो आपके फ्यूचर में न्यूमेरिकल्स लगाने के काम आएगा। What will be the magnitude of magnetic field intensity? What will be the magnitude of magnetic field intensity? What will be the magnitude of magnetic field intensity? What will be the magnitude of magnetic field intensity at a point along the direction of current flow? Along the direction of current flow, what will be the magnitude of magnetic field intensity at a point along the direction of current flow? अब इस क्वेश्चन में केवल मैग्नीट्यूड पूछ लिया गया, यानी we will be concerned with only magnitude, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ये अलग बात है कि इसका आंसर ही ऐसा आएगा कि डायरेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो मैं आपको करके बता देता हूं इसका आंसर एज अ कंक्लूजन याद कर लीजिएगा। मैं दोनों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें 2 केसेस लिख बताते हैं हम आपको। केस 1, ठीक है, और केस 2, दोनों की सिचुएशन बता रहे हैं आपको। इसमें क्या है, इसमें वायर है और वायर में करंट जो फ्लो कर रही है उसी की डायरेक्शन में आगे एक पॉइंट है P, राइट। इस वाले केस में वायर है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट है P। ठीक है, तो आप समझिए बायर-सावर्ट लॉ लगेगा तो क्या लगेगा, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू y, वायर x से y तक है, वायर x से y तक है, क्या होगा, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो हमने छोटा सा मान लो करंट एलिमेंट ले लिया, तो ये करंट एलिमेंट हो गया I dl। करंट एलिमेंट से पॉइंट तक हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि r वेक्टर हो जाएगा। गौर से देखिए, I dl और r दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यानी अगर पॉइंट करंट की सिद्धांत में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ऐसे ही इधर आ जाइए आप, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में भी लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन में पहले तो आपको करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि पॉइंट नीचे तो करंट एलिमेंट तुम नीचे ले लोगे, नहीं,
करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही रहेगा जो करंट का डायरेक्शन है। करंट अब भी ऊपर है तो करंट एलिमेंट अब भी ऊपर रहेगा। तो अब जब तुम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे यहां से, इस केस में जो पोजीशन वेक्टर है वो करंट एलिमेंट है, उसके बीच का एंगल थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ जब आप फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बराबर x से y तक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड थीटा बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है? 0। यानी करंट के अगाड़ी और पिछाड़ी अगर सिद्धांत में आपको पॉइंट मिल गया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की का मैग्नीट्यूड 0 आ गया है तो उसके डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए इस क्वेश्चन में लिखा होता या ना लिखा होता फाइंड द डायरेक्शन या फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो भी हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के रूप में केवल 0 ही लिख पाते और डायरेक्शन के रूप में कुछ ना लिख पाते। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।